कौटिल्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य एक गुरु शिष्य की ऐसी जोड़ी जिसने भारत के अंदर मौर्य वंश को जो है एक अलग ही मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन क्या आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता है जिनकी वजह से जो कौटिल्य चाणक्य हैं वो चंद्रगुप्त को ये मुकाम हासिल करने में मदद कर पाए थे? उसके बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले बात कर लेते हैं आपके एआईबी के संबंध में। और एआईबी का इस इमेज से क्या कनेक्शन है, क्या लिंकिंग है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हमारा मेन जो टॉपिक है वो ये है कि हमें बेरेट कैसे पढ़ना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि आपका एआईबी एग्जाम एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है, मतलब आप जो है बेरेट कैरी कर सकते हो। बेरेट का मतलब क्या होता है? बेरेट का मतलब होता है पार्लियामेंट के द्वारा जो लैंग्वेज पास की गई है उसको अपने अंदर, उसको अगर कोई बुक अपने आप में रखती है तो उसे हम बेरेट है जो कहते हैं। बेरेट का मतलब ये भी होता है कि आपके बीच में किसी तरह का कमेंट्री का सेशन है जो नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ बेरेट। यहाँ पे न्यू क्रिमिनल लॉज का पूरा सेगमेंट है जो दे रखा है। तो आज इस छोटे से सेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस बेरेट को पढ़ा कैसे जाता है। तैयार हो? चलिए। एक्चुअल में क्या होता है, पहले कहानी सुनते हैं फिर आते हैं इस एपिसोड पे। जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक तरीके से अपनी बैटल, अपनी लड़ाई जो है लड़ रहा था, तो उस समय युद्ध स्टार्ट होने से पहले चाणक्य ने उसको एक नीति समझाई। और नीति ये थी कि अगर किसी भी राजा पर आक्रमण करना है तो राजा के क्षेत्र में, राजा के अधिकार क्षेत्र में जितना भी एरिया आता है ना, तो पहले उस एरिया का आप क्या कर लो, अवलोकन कर लो, उस एरिया को ऑब्जर्व है जो कर लो। यानी कि अगर किसी राजा का क्षेत्राधिकार इस पोर्शन के अंदर है तो सबसे पहले, मतलब राजा का किला कहां बना हुआ है? राजा का किला बना हुआ है सेंटर में। तो कभी भी डायरेक्टली सेंटर पॉइंट पे अटैक है जो नहीं करना है। क्या करना है? पहले हमें इस बाउंड्री पे पूरा अच्छे से ऑब्जर्वेशन है जो करना है कि इनका जो एरिया है वो कहां कहां तक फैला हुआ है। ठीक है। और उसके बाद में फिर आपको धीरे धीरे क्या करना है, यहां पर जो उसका फोर्ट है, जो उसका किला है, उसके करीब है जो आना है। यानी कि पहले बाउंड्री को ऑब्जर्व करें और उसके बाद में जो है अंदर अटैक करें। इससे पता है क्या होता है कि जब वो राजा मान लीजिए युद्ध के दौरान अगर भागता भी है तो किस लिमिट तक जा सकता है। हमें सीमाएं हैं जो पता होनी चाहिए। तो ये एक युद्ध की नीति है जो हुआ करती थी, एक स्ट्रेटजी ऑफ वॉर। ठीक। अब यही स्ट्रेटजी ऑफ वॉर जो है वो हमारे यहां पर आपके बीच में अभी मैं अप्लाई है जो करने वाला हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम किसी भी बेरेट को पढ़ना चाहते हैं, बेरेट के अंदर की किसी बात को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि हम उस बेरेट की रेंज को ऑब्जर्व करें। मेरे द्वारा कहे गए एक-एक वर्ड के ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि उस बेरेट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। अब उस बेरेट की रेंज का मतलब होता है कि वो जो बेरेट है उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से डिवाइड हो रखी है और कहां से लेकर कहां तक जाती है। कौन से सेक्शन से वो शुरू होती है और कौन से सेक्शन तक वो खत्म होती है। किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, किसी पर्टिकुलर पार्ट में कितने टोटल जो है सेक्शंस हैं और उसके अगले पार्ट में कितने सेक्शंस हैं, यानी कि चैप्टर टू चैप्टर जो है वो पार्ट कितने भागों में डिवाइड है जो हो रखा है। ध्यान रखना, बेरेट हमेशा कोडिफाइड होगा। कोडिफाइड का मतलब क्या होता है? यानी कि उस बेरेट के अंदर जितने भी कानूनी प्रोविजन है ना, वो प्रॉपर नंबरिंग में डिवाइड है जो हो रखे होता है। और ये जो नंबरिंग सिस्टम है इसको हम बोलते हैं कोडिफिकेशन। और जो कानून कोडिफाइड पैटर्न के अंदर होता है उसको हम कोडिफाइड बेरेट है जो कहते हैं। यानी कि इसके अंदर आपको सेक्शंस वाइज, आर्टिकल वाइज आपको क्या दे रखा होगा, वहां पे स्पेसिफिकली जो है उसके प्रोविजंस का एक डिवीजन है जो दे रखा होगा। यानी कि जो हम पहले बुक्स पढ़ने के लिए पेज नंबर का सिस्टम इस्तेमाल किया करते थे, उस पेज नंबर के सिस्टम का बेरेट के सिस्टम से कोई लेना देना है? तो इसका जवाब है नहीं। ध्यान रखना, बेरेट जो है वो कभी भी, बेरेट कभी भी पेज नंबर के हिसाब से नहीं पढ़े जाते। ओके, ये पहला नियम आपको ध्यान में रखना है कि बेरेट कभी भी पेज नंबर के हिसाब से नहीं पढ़े जाते। बेरेट हमेशा पढ़े जाते हैं सेक्शन नंबर के अकॉर्डिंग। लेकिन सेक्शन नंबर के बारे में कैसे पता चलता है? आइए समझाता हूं। जैसे मेरे पास ये बेरेक्ट है, ठीक है। अब जब मैं इस बेरेक्ट को ओपन करूंगा ना, तो लगभग भारत का कोई भी पब्लिकेशन क्यों ना हो, ये तो मेरे हाथ में लिंकिंग पब्लिकेशंस की बेरेक्ट है।
जिसमें क्या है कि कई सारी चीज़ों को एनरोल है जो कर रखा है, जो मतलब कई सारी चीज़ें, मतलब मैं पिछले 10-12 साल से इस लॉ के फील्ड में पढ़ रहा हूँ, जहाँ-जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस हुई, जैसे स्पेस होना चाहिए, जो आपके इलस्ट्रेशन है उसका थोड़ा-सा फ़ॉन्ट स्टाइल अलग होना चाहिए, कहाँ-कहाँ पे ब्रैकेट लगाना है वगैरह, कहाँ पे नीचे लिंक विथ के नंबरिंग है जो देने हैं, तो वो एस्पेक्ट इसमें मैंने ऐड ऑन कर रखा है। तो अब ये जो लिंकिंग बेरेक्ट है ना, या कोई भी बेरेक्ट आप ओपन करते हो, तो इसमें क्या होता है कि या तो सेंटर में इधर या इधर, और या फिर आपके इस तरफ इस कॉर्नर के अंदर बकायदा सेक्शन नंबर लिखा रहता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 65, और ये सेक्शन नंबर एक सीक्वेंस में चलता है, 65, 66, 68, 69 वगैरह वगैरह। तो एक प्रॉपर तरीके से ये पूरा सेक्शन नंबरिंग है। तो जब हमें मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सेक्शन ढूंढना भी है कि भाई मेरे को सेक्शन 140 तक पहुंचना है, तो मुझे यहाँ पे नीचे पेज नंबर देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब बेरेक पब्लिश होते हैं तो हम लोग भी क्या करते हैं, नीचे पेज नंबर का फैसिलिटी देते हैं, नीचे आपको पेज नंबर भी दे रखा होगा। फिर भी आपको इसमें दिमाग लगाने की बजाय, पेज नंबर में दिमाग लगाने की बजाय, सेक्शन नंबर में दिमाग है जो लगाना चाहिए। तो जनरली आपके टॉप पोर्शन के अंदर आपके सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर वगैरह मेंशन है जो किए जाते हैं। और तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसमें एक हेडिंग भी मेंशन है जो की जाती है। नाउ, तो ये सेक्शन नंबर है। अब मुझे 160 तक पहुंचना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऊपर से आगे बढ़ता चला जाऊंगा। 300, जैसे मान लो कि 65 आया है, मुझे और आगे बढ़ना पड़ेगा, 90 आ गया, उसके आगे और बढ़ागा 105 आ गया, फिर 150 आ गया, ये बड़ा मेरा 160, है ना? तो अकॉर्डिंगली मतलब बेरेक के अंदर हमें किसी जगह पर पहुंचने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? सेक्शन की जरूरत पड़ती है। पहला पॉइंट याद रखना, पेज नंबर वाइज नहीं जाना होता है, सेक्शन नंबर वाइज जाना होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पता है क्या होता है? दूसरा पॉइंट ये होता है कि हमको ये भी जानकारी वो होना चाहिए कि जो हमारा बेरेक्ट है वो स्ट्रक्चर वाइज कैसे डिवाइड हो रखा है। तैयार हो जाओ दूसरे पैटर्न के लिए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मेरे पास में ये एक एक भारतीय न्याय संहिता का लिंकिंग चार्ट है। ये लिंकिंग चार्ट्स और कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने का तरीका है। क्या है? बेवकूफ बनाने का तरीका। जिन स्टूडेंट को हाथ से सारे सेक्शन प्रॉपर लिखने की आदत है, मान लीजिए भारतीय न्याय संहिता है, इसमें 358 सेक्शंस हैं, तो आप में से जो स्टूडेंट पेन और पेंसिल लेके प्रॉपर जमा जमा के सारे सेक्शंस के कीवर्ड लिख सकता है, हेडिंग लिख सकता है, उनका हिंदी में सामान्य अर्थ होता है वो लिख सकता है, उसके लिंक विद प्रोविजन को मेंशन कर सकता है, उसमें से की प्रोविजन को हाईलाइट है जो कर सकता है, उसका बर्ड व्यू दे सकता है, तो उसको जरूरत ही नहीं है लिंकिंग चार्ट्स को हाथ लगाने की भी। लेकिन बदलते दौर में अगर आप इस समय को बचा के इसी समय का इस्तेमाल दूसरी चीज में करना चाहते हो जहां पे प्रोडक्टिविटी आ सके, तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई लिंकिंग चार्ट आपके पास होने चाहिए। तो अब ये क्या है? ये एक लिंकिंग चार्ट है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मैं इसके जरिए आपको बेरेट का पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर मैंने इंडेक्स को एक स्मार्ट तरीके से दे रखी है। ये पूरी की पूरी इंडेक्स है, ठीक है? ये पूरी की पूरी इंडेक्स है जिसमें चैप्टर वाइज का बाइफरकेशन देखने को मिलेगा। अब जैसे उदाहरण के लिए मेरे को देखना है ऑफेंस विद रेस्पेक्ट टू रिलीजन। अब क्या है कि पूरा का पूरा बेरेक्ट मेरी आंखों के सामने खुला हुआ है। ये चार्ट क्या कर रहा है, इस पूरे के पूरे बेरेक्ट को, भारतीय न्याय संहिता के बेरेक्ट को मेरी आंखों के सामने खोल के रख रहा है। अब मेरे को देखना है रिलीजन, तो पता है मेरे को आधे सेकंड से भी ज्यादा कम समय लगेगा। रिलीजन देखते मैं तुरंत यहां पे पहुंच जाऊंगा कि ये दे रखा है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन सेक्शन 298 से लेकर 302। और फिर इसके हाईलाइटिंग वर्ड क्या हो सकते हैं? इंसल्ट द रिलीजन, या आउटरेज रिलीजियस फीलिंग, धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाना, रिलीजियस असेंबली, धार्मिक जमाव, बुरियल प्लेसेस, कब्रिस्तान, अटरिंग वर्ड्स जो रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करे। तो अब इन 5 सेक्शन जो रिलीजन के संबंध में है वो मेरी आंखों के सामने है। मतलब मेरा माइंड मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यार आपके चैप्टर नंबर 16 के अंदर रिलीजन से जुड़े हुए अपराध दे रखे हैं, और वो सेक्शन की रेंज है 298 से लेकर 302 तक। मतलब 5 सेक्शंस हैं, और 5 सेक्शंस के ये मोटा-मोटी यहाँ पर क्या है, कीवर्ड है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर 1 मिनट के अंदर मुझे इस चैप्टर के बारे में सारी जानकारी मिल गई। अब यहाँ पर इसी तरीके से जैसे ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, तो स्टेट के अपराध 147 से स्टार्ट होके 158 तक है। तो इसके जितने भी 10-11 सेक्शन थे तुरंत मेरे सामने आ गए चैप्टर नंबर 7 के तहत। फिर यहाँ पर एक बर्ड व्यू भी है जिसमें पूरी इसकी स्ट्रक्चर को जान सकता हूँ। अब इस पॉइंट का आज के इस सेशन से क्या कनेक्शन है उसको समझने और जानने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? एक्चुअल में क्या होता है, इस बेरेट के शुरुआत में आपको दे रखी है इसकी पूरी इंडेक्स। क्रिमिनल लॉ के केस में तो न्यू क्रिमिनल लॉ और राइट साइड के अंदर ओल्ड क्रिमिनल लॉ के सेक्शंस दोनों दे रखे हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जब मैं इस इंडेक्स को ऑब्जर्व करता हूं ना,
तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। एक तो होता है समुद्र के अंदर छलांग लगाना, ये है समुद्र, और एक होता है समुद्र के किनारे पे पूरी समुद्र की गहराई का ज़िक्र किया हुआ है, यानी कि इंडेक्स दे रखी है। तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है कि यार वो सेक्शन कौन-सा था? जैसे मान लीजिए आपके बीच में कोई सेक्शन आ जाता है कि थेफ्ट कमिट है जो किया। अब आपको सिर्फ इतना पता है कि यार थेफ्ट का अपराध प्रॉपर्टी वाला है, ठीक है? तो आप यहाँ पे चैप्टर 17 पे पहुँच के पहले इंडेक्स पे आएँगे और इस बात को कन्फर्म करेंगे कि यार वो थेफ्ट वाला अपराध किसकी हेडिंग में दिखाई दे रहा है। तो जब आप यहाँ पर आए, देन यू केम टू नो कि भाई स्पेसिफिकली जब चैप्टर नंबर 17 को ओपन किया जाता है, तो वहाँ पे जो आपके सेक्शंस हैं 303 वगैरह वो थेफ्ट को डिफाइन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल गया, इंडेक्स के अंदर कन्फर्मेशन मिल गया कि थेफ्ट चोरी 303 में दे रखा है। अब आपसे जो एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया है, वो सपोज करो थेफ्ट के बारे में पूछा गया है, तो अब आप यहां पे 303 आपको हिंट मिल गया। अब आप इसके अंदर जाएंगे और जो भारतीय न्याय संहिता है, उसके सेक्शन 303 को क्या करेंगे? ओपन है जो करेंगे। तो यहां पर 303, अब मेरे सामने वो पेज ओपन हो चुका है जो चोरी के संबंध में सारी बातें बताता है। यही तो हमें चाहिए कि कोई भी बेरेक जो है किसी चीज को उसमें में एक्सप्लेन करे कि हम उसका क्या कर सके, ऑब्जर्वेशन है जो डील कर सके, तो वो चीज यहां पर आ रखी है। सही जगह पे पहुंचने की कला अगर आपके पास में है, तो इसका मतलब आप बेरेट को पढ़ना और बेरेट को समझना जानते हैं। तो दूसरा मेथड, दूसरा तरीका जो है वो है इंडेक्स के ऊपर कमांड बनाना। और ये जो आपका लिंकिंग चार्ट्स है, ये और कुछ नहीं करता, ये बस आपके इंडेक्स पे कमांड शानदार कर सकता है। अगर रात दिन आपके सामने आपके स्टडी रूम की दीवार पे इस तरह से चार्ट लगा रहता है, तो डेफिनेटली आप उसका फायदा उठा के कर सकते हो, उस चीज को डील है जो कर सकते हैं। यह है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मेरी बात को अच्छे तरीके से नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग। ये क्या हो गया? ये जो मैंने चार्ट लगाया था ना, तो चार्ट ने अपने पीछे डिजाइन है जो कर दी। करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है? और मेन बात आपको वापस समझाने का प्रयास है जो करता हूँ। देखिए, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे सामने जो एस्पेक्ट है, वो कुछ इस तरीके से है कि पहला जो चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, वो ये है कि पेज नंबर को भूल जाओ। आपको धीरे-धीरे खुद को सेक्शन नंबरिंग के अकॉर्डिंग तैयार है जो करना पड़ेगा। ये आपका पहला पॉइंट है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको बेरेक्ट अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, तो उससे पहले इंडेक्स के ऊपर कमांड बनाना शुरू करो। और इंडेक्स पर कमांड बनाने के लिए अगर आपको उचित लगे, तो आप ये जो यूनिक यूनिक इसलिए कह रहा हूं कि ये चीज है ना, कहीं और आपको दिखेगी नहीं। ये आप क्या कर सकते हो? लिंकिंग चार्ट्स की सहायता ले सकते हो। ये बात मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं। जो भी आएगा इसको कॉपी करेगा। ये यूनिक चीज जो है ना, वो आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होने वाली है सिवाय लिंकिंग लॉस की वेबसाइट पे। तीसरा जो एलिमेंट होता है, वो होता है कि हमें जो कानून पढ़ना है ना, हमें उस बेरेट का पर्पस पता होना चाहिए। उस बेरेट का पर्पस है जो पता होना चाहिए कि मतलब वो जो बेरेट हम पढ़ रहे हैं, वो जो लॉ पढ़ रहे हैं, वो अपनी चीज में क्या-क्या चीजों को इन्वॉल्व है जो करके बैठा है। तो पर्पस से हमको आइडिया लगेगा उसके अंदर के कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। मैंने आपको ये कहा कि यार महिलाओं वाला अपराध जो है वो इतना गंभीर है कि भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को सबसे पहले रखा गया है। मतलब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में जो जनरल कॉन्सेप्ट जैसे ही खत्म होते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट का मतलब डेफिनेशन क्लॉज, पनिशमेंट क्लॉज, एक्सेप्शन क्लॉज, अबेटमेंट वाला, कॉन्स्पिरेसी प्रोविजन, वो जैसे ही खत्म होता है, तो जो सबसे पहला चैप्टर आ रहा है, वो महिलाओं और बच्चों के अपराध वाला आ रहा है। अब मैंने आपके माइंड में सिर्फ एक लाइन जो है ना वो प्लॉट की है। आपके दिमाग ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर जहां अपराध की बात आती है, तो सबसे पहले जिस ऑफेंसेस के बारे में जिक्र मिलेगा वो महिलाओं और बच्चों के बारे में मिलेगा। अब जब वही चीज आप बेरेट के अंदर उस जगह पे देखोगे, तो आपका दिमाग उसको रिकन्फर्म करेगा। और रिकन्फर्म करने का मतलब अब आप उस चीज को भूलेंगे नहीं। ये आज का सेशन बहुत प्रैक्टिकल है, इसको ऑब्जर्व करना अच्छे तरीके से, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाता है कि हमें ना कॉन्सेप्चुअल लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है। एक नया वर्ड आपके सामने लेकर आया हूं मैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल लोकेशन, कि उस चीज का कॉन्सेप्चुअल लोकेशन है जो कहां हो सकता है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने आपको ये कहा कि ये जो धमकी देने वाला काम होता है ना, कि तुमने ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा,
या किसी व्यक्ति को डिफेम करने वाला जो मामला होता है ना, डेफेमेशन वगैरह, वो आपको सबसे आखिरी ऑफेंस वाला जो चैप्टर है सबसे आखिरी उसमें दे रखा है। यहाँ ऑफेंस वाला मतलब वो जो रिपील और सेविंग का प्रोविजन दे रखा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे ऑफेंसेस के चैप्टर है। जब आप भारतीय न्याय संहिता को ऑब्जर्व करते हैं तो टोटल उसके अंदर आपको 19 चैप्टर्स की रेंज है जो दे रखी है। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 19 है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, एनोयंस, अब पता है मैं इतना फटाफट क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि ये मेरे पास में लगा हुआ है क्या? बीएनएस का चार्ट। ये टाइम सेव करता है। एक तो यही चीज़ हम डायरेक्ट में ओपन करके देखते हैं और एक तुरंत हमारी आँखों के सामने पड़ी है। ये हेल्प हो जाती है इस बारे में। तो चैप्टर 19 जो है, वो बेसिकली धमकी देना, किसी व्यक्ति को डिफेम करना, तो किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को इंजरी पहुँचाने वाला काम जो है, वो बीएनएस का आखिरी चैप्टर है जो करता है। तो आपका दिमाग सीधा चैप्टर नंबर 19 पे आ जाएगा और फिर आप उस चैप्टर नंबर 19 के बारे में ऑब्जर्वेशन करोगे, अच्छा हाँ, ये दे रखा है वहाँ पे, है ना? ऑफेंस वाला चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमें बेरेट का कॉन्सेप्चुअल लोकेशन पता होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें पता है ना, तो अंदर का कंटेंट पता हो नहीं हो, हम सही जगह पे पहुँच जाते हैं। बेरेट पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, सही जगह पे पहुँचना। और मैं आपसे एकदम बिल्कुल बिना किसी फ़िल्ट्रेशन के एक बात कहना चाहता हूँ, कि ये जो लिंकिंग ऐप पे मैं शाम को 8 बजे एआईबी की जो क्लासेस ले रहा हूँ ना, उसके अंदर मेनली मैं कैंडिडेट्स को ये करवाता हूँ, बेरेट का कॉन्सेप्चुअल लोकेशन। क्योंकि एआईबी का एग्जाम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक ओपन बेरेक्ट एग्जामिनेशन है। बेरेक्ट तो आपके हाथ में ही होगा। तो वहां पे मैं ना उनके माइंड में कॉन्सेप्चुअल लोकेशन को अपने तरीके से सेट करने का काम है जो कर रहा हूँ। बस यही मेन काम कर रहा हूँ। और मैं तो कहूंगा आप लिंकिंग ऐप पर वो क्लासेस ज्वाइन करना ही मत। अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने हिसाब से एआईबी एग्जाम के अंदर जाइए, डंके की चोट पे आप एआईबी का एग्जाम निकाल दोगे। लेकिन हाँ, आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा-सा स्मार्टली गाइडेंस मिल जाए, तो एआईबी एग्ज़ाम निकल जाएगा वरना ₹3500 फीस वापस लग जाएगी। तो फिर आप जॉइन एजू कर सकते हैं। ओके, सो दीज़ आर द 3 इम्पोर्टेंट टिप्स। इसके अलावा कुछ बातें और होती हैं, जो कभी नेक्स्ट क्लास के अंदर मौका मिला, तो आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए लिंकिंग लॉ के इस यूट्यूब चैनल से आप कनेक्टेड रहना और इस चैनल्स को अपना प्यार और स्नेह देते रहिएगा। और रही बात लिंकिंग पब्लिकेशन की, अच्छा एक बात और, हिंदी मीडियम के कैंडिडेट सुन लो भाई। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक प्रॉब्लम और है और वो प्रॉब्लम है कानूनी शब्दावली, लीगल वोकैब को लेकर। ये जो लीगल वोकैब है ये बहुत टेढ़ा काम है। अच्छा ऐसा नहीं सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चे, ये जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों के अंदर क्या होता है, ट्रायल कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग हिंदी के अंदर होती है। इनिशियल वकालत ऐसा तो है नहीं सीधे हाई कोर्ट में हमको मौका मिल जाएगा। इनिशियल वकालत कहाँ होती है? ट्रायल कोर्ट के अंदर है जो होती है। वहाँ पे प्रोसीडिंग जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर हो रही है हिंदी में। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो हिंदी के शब्दों को समझे और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी के अंदर है जो समझे। ठीक है? तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम मैंने फेस की थी जब मैं जुडिशरी की क्लासेस बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। महसूस होता है कि हाँ, भई यहाँ स्टूडेंट को ही ज़रूरत है। तो एक चीज़ मैंने आप लोगों के लिए और प्लान कर रखी है जिसको अगर चाहें तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो एंड दैट इज़ कॉल्ड द अल्फा लिंकिंग। ये क्या होता है भाई? अल्फा लिंकिंग एक ऐसी स्मार्ट टेक्निक है जिसके ज़रिए हम कानूनी शब्दों का एक गेम खेलते हैं। और वो गेम कैसे खेला जाता है? जैसे देखो, ये मेरे पास में अल्फा लिंकिंग चार्ट्स है। ये ऑब्वियस सी बात है स्टडी रूम के अंदर लगेगा। इसमें आपके 2 पार्ट है, ए से लेकर आपके एन तक और उसके बाद में आगे ओ से लेकर ज़ेड तक। तो ए वर्ड के टोटल तकरीबन आपको जितने शब्द मिलेंगे ना, वो लीगल वोकैब है, उसका हिंदी अर्थ क्या है और उन शब्दों को कहां पे इस्तेमाल किया गया है, उस पर्टिकुलर वर्ड को कहां पे इस्तेमाल किया गया है। तो आपके पास 3 चीजें मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है, एक तो अगर किसी अंग्रेजी वर्ड का हमको हिंदी अर्थ पता चल जाए और फिर हमको ये पता चल जाए कि ये शब्द बेरक में कहां पे इस्तेमाल हो रखा है, इसमें क्या है लिंक किया हुआ है उस सेक्शन को। जैसे वर्ड आ रखा है पार्डन, तो साथ में लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है क्षमा और इसमें लिखा हुआ बीएनएसएस का सेक्शन 343, 344 और संविधान का आर्टिकल 72 और 161। तो आप 4 जगह पे जाके जब इस वर्ड को पार्डन, 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 क्षमा, 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 क्षमा जब पढ़ोगे, तो वो प्रोविज़न भी याद होगा नंबर 1 और साथ ही साथ इस वर्ड का जो हिंदी अर्थ है वो भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो आप इस स्मार्ट चार्ट का भी बेनिफिट है जो ले सकते हैं। इसमें लीगल मैगज़ीन्स भी मैंने अलग से डाल रखी है, ठीक है? डॉक्ट्रिन्स भी डाल रखे हैं कि कौन-कौन से डॉक्ट्रिन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगेन
वही बात है, अगर आपको लगता है कि आप अपने एंड पे इन सारी चीज़ों को सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं इनको ऑर्डर करने का, ठीक? तो ये एक लीगल वॉकअप इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रहता है। बाकी चीज़ें इलस्ट्रेशन कैसे डील करना होता है, एक्सप्लेनेशन कैसे डील करना होता है, उनके लिए मिलते हैं अपन जल्दी ही किसी दूसरे सेशन के दौरान। एंड में जाते-जाते आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप जुडिशरी सेशन को डील है जो करना चाहते हैं अपनी लिंकिंग के ज़रिए देन मोस्ट वेलकम। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे आपको आना है। अगर लिंकिंग चार्ट्स या लिंकिंग बेयरेक्ट ऑर्डर करने हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। इसमें आपके एआईबी का कॉम्बो बेयरेक्ट का ऑप्शन भी आपको मैंने दे रखा है। अगर कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए तो 5499 और सिर्फ बेयरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करना चाहते हैं तो 1499 1999 सॉरी, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। दूसरा ये है कि अगर आप एआईबी के सेगमेंट को लिंकिंग ऐप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल 499 पे मैंने आपके लिए अवेलेबल है जो करा रखा है। यहाँ पर आना है, इसमें आपको सर्च करना है AIBE, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो AIB 20 गाइडेंस प्रोग्राम वो आपके लिए अवेलेबल है और सिर्फ रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो ये भी अवेलेबल है, चॉइस इज़ योर्स। गो अहेड, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसके अकॉर्डिंग क्या अगर आप डील करें, तो चाणक्य की ये स्ट्रेटजी आपके लिए हेल्प कर सकती है या नहीं कर सकती है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल।